ओके, रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम में क्या है तुम्हारा, एक है तुम्हारा कंपनी एंड दूसरा है तुम्हारा फर्म। इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इनकम, इवन इन केस ऑफ लॉस, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी एंड फर्म को इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इनकम उसको रिटर्न तो फाइल करना ही होगा। और एनी अदर पर्सन में, ठीक है, वेयर इनकम बिफोर गिविंग 54, 54B, 54 ये सब 80C चैप्टर का मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, ग्रॉस टोटल इनकम विदाउट कंसिडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 54C। तो बेसिकली फाइलिंग ऑफ रिटर्न में क्या बोल रहे हैं कि एज पर प्रोविजन ऑफ 139(1) द फॉलोइंग पर्सन नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। किसको रिटर्न फाइल करना होगा, फॉलोइंग पर्सन्स को रिटर्न फाइल करना होता है, नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, प्रेस्क्राइब फॉर्म के थ्रू रिटर्न फाइल करना होगा। कंपनी एंड तुम्हारा कंपनी के और फॉर्म के केस में तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इनकम तुम्हारा चाहे लॉस भी हो तभी भी तुमको रिटर्न फाइल करना होगा। मतलब हम लोग का पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें अगर लॉस हुआ तभी भी रिटर्न फाइल करना होगा, प्रॉफिट होगा तभी भी रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है, इन एनी अदर पर्सन के केस में क्या हो जाएगा, एन इंडिविजुअल या फिर HUF या फिर AOP या फिर BOI या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, हैव टू सबमिट द रिटर्न ऑफ इनकम if the total income without giving effect of deduction 80C to 80U and deduction under section 54 to 54GB exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax। ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या है 2,50,000 और 3,00,000 और 5,00,000 एज द केस में बी, और डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में क्या है 3,00,000। क्लियर, तो इन लोग को रिटर्न फाइल करना होगा। तो क्या पढ़े हम लोग यहाँ पे, कंपनी के केस में तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, फर्म के केस में भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इंडिविजुअल के केस में क्या होने वाला है, इंडिविजुअल के केस में होने वाला है अगर उनका इनकम, ठीक है, उनका इनकम इफ इज टोटल इनकम अगर तुम्हारा ओल्ड टैक्स रिजिम में 2,50,000, 3,00,000 या 5,00,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 2,50,000 फॉर बिलो तुम्हारा 60, तुम्हारा 60 अगर है तो 3,00,000, 80 अगर है तो 5,00,000, और यहाँ पे सबके लिए 3,00,000 अगर है तो उन लोग को रिटर्न फाइल करना तुम्हारा पड़ेगा। ठीक है, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ईयर 2007 में आया था। एनी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इंडिया, बीइंग आ रेसिडेंट मतलब वो रेसिडेंट होना होगा, ROR RNOR पढ़े थे रेसिडेंशियल स्टेटस में। अगर ROR है तो उसको रिटर्न फाइल करना, शैल फर्निश अ रिटर्न विद इन द ड्यू डेट इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम और लॉस for the previous year irrespective of the fact that his total income does not exceed basic exemption limit, does not have taxable income। ठीक है, if he holds as beneficial owner or otherwise any asset including financial interest entity located outside India or is signing authority in account of located outside India। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल को रिटर्न तभी फाइल करना पड़ता है अगर ये वाला लिमिट एक्सीड कर जाता है, तो अदरवाइज रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग रिटर्न फाइल करते हो, नहीं करते हो, क्यों, बिकॉज तुम्हारी इनकम 2,50,000 साल में नहीं हुआ, क्या रिटर्न फाइल करोगे, यस और नो। बट कुछ पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल के लिए वो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एनी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट है, फर्निश रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, उसको रिटर्न फाइल करना ड्यू डेट में कंपलसरी है। इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम और लॉस इन द प्रीवियस ईयर, तुम्हारा इनकम हो लॉस हो कुछ भी हो तुमको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड द एग्जेम्पशन लिमिट, उसको इरेस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड तुम्हारा एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब ये वाला किसको करना होगा, कौन सा वो पर्सन है, अगर वो होल्ड करता है बेनिफिशियल ओनर एनी एसेट जो कि आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड है। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट वाला बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इन लोग को क्या करना है, फाइल करना कंपलसरी है। उसके बाद मैंडेटरी
मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, अगर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है उस केस में भी उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। क्या है? अ पर्सन who is not required to furnish return as per the aforesaid provision of the who is during the previous year, क्या करता है? अगर डिपॉजिट करता है एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग 1 करोड़ इन वन और मोर करेंट अकाउंट मेंटेन्ड विद द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, मतलब एक बिजनेस है जिसका करंट अकाउंट है, उसका करंट अकाउंट में पूरा साल में 1 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट हुआ, रिटर्न फाइल करो। क्लियर? नेक्स्ट, हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल इन फॉरेन कंट्री, मतलब घूमने जा रहे हो अपने लिए या फिर कोई दोस्त रिश्तेदार के लिए, तुम क्या किए 2 लाख से ऊपर फॉरेन कंट्री में पैसा स्पेंड किए हो घूमने जाने के लिए फॉरेन कंट्री में, या फिर इनकर्ड किए एक्सपेंडिचर एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख टूवर्ड्स द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक तुम्हारा पूरा साल में तुम 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए हो, ठीक है, तो तुम लोग को रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी हो जाएगा। फुलफिल सच कंडीशन में बी प्रेस्क्राइब, यहाँ पे भी रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। इफ इज टोटल सेल्स इन द बिजनेस एक्सीड 60 लाख ड्यूरिंग द ईयर, अगर 60 लाख रुपए से इनकम हो जाता है 60 लाख के ऊपर, रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। इफ टोटल ग्रॉस रिसीट ऑफ द प्रोफेशन 10 लाख इन द प्रीवियस ईयर, उस केस में भी उसको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। अगर टीडीएस काटा है या फिर टीसीएस काटा है प्रीवियस ईयर में कोई भी पर्सन का, कितने रुपए, 25,000 रुपए या उससे ज़्यादा, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपए, उनको भी रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी होगा। उसके बाद डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग्स बैंक अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट में एग्रीगेट ऑफ 50 लाख और मोर इन द प्रीवियस ईयर, तभी भी तुमको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी होगा। मतलब साल में 50 लाख रुपए तुम सेविंग्स अकाउंट में डाल रहे हो, ठीक है, एक्सिस में भी डाले, एचडीएफसी में भी डाले, कोटक में भी डाले, कुछ भी डालो, सब मिला के 50 लाख। क्लियर? अगर 50 लाख तुम डाल रहे हो, तुम कुछ भी करो, तुमको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी होगा। तो अगर क्वेश्चन में रहेगा कि किसको रिटर्न फाइल करना होगा, कंपनी एंड फर्म के केस में रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है, ऑप्शनल है? कंपल्सरी है। फर्म के केस में या फिर तुम्हारा कंपनी के केस में रिटर्न फाइल करना क्या है बताओ? कंपल्सरी है। उसके बाद ये सारा इंडिविजुअल के केस में रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल है। कब रिटर्न फाइल करना होगा? अगर 2,50,000 से ऊपर चला जा रहा है और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 3 लाख के ऊपर चला जा रहा है, तभी रेसिडेंट को तुम्हारा रिटर्न फाइल करना होता है। तीसरा केस, तुम कुछ भी करो कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना होगा। किसको? अगर तुम बेनिफिशियल रेसिडेंट हो या फिर बेनिफिशियरी हो एसेट का, कोई भी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो तुमको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। और यहाँ पे केस बी में मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न अगर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्लियर? तो इसका तुम्हारा सम साथ ये आता है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट ऑफ कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम 2007 में आया था। कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम मतलब तुमको कहां से लिखना होगा? ये वाला, इसलिए लिखा हुआ ईयर 2007, केस 1 केस बी, ठीक है, केस 1 ए एंड केस बी, ये दोनों चीज तुमको लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ रिटर्न ऑफ इनकम। तो किसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होगा, समझ में आ गया? नेक्स्ट, कौन सा फॉर्म हम लोग को चूज करना होगा? ठीक है, सपोज मेरे को कोलकाता से, मतलब हावड़ा से सिलीगुड़ी जाना है, तो और एक ट्रेन कोलकाता से दिघा जाना है, दूसरा ट्रेन, तो क्या रिटर्न फाइल करना चाहते हो, उसके लिए भी अलग अलग फॉर्म है, कोई भी फॉर्म उठा के नहीं फिलअप कर सकते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ITR1, ITR1 किसके लिए है? ITR1 है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिनका इनकम फ्रॉम सैलरी हो रहा है, ठीक है, 1 हाउस प्रॉपर्टी है, ओके। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अप टू 1.25 लाख, अदर सोर्स से इनकम हुआ है, ठीक है, बट एक्सेप्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी इनकम रेस हॉर्स, हैविंग टोटल इनकम 50 लाख।
अगर 50 लाख तक इनकम है तुम क्या करोगे, आई टीयर 1 से रिटर्न फाइल करोगे। उसके बाद आई टीयर 2 किसके लिए है, आई टीयर 2 है इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ नॉट कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप। इंडिविजुअल, मैं सैलरी अर्न नहीं करता हूँ तो मेरे लिए मैं सैलरी अर्न करता हूँ तो मेरे लिए क्या होने वाला है, आई टीयर 1 होने वाला है। ठीक है, मैं सैलरी अर्न नहीं करता हूँ, मेरे लिए क्या होने वाला है, आई टीयर 2 होने वाला है। सर अब फिर क्या करते हो, मेरा बिजनेस भी नहीं है, नॉट करिंग बिजनेस और प्रोफेशन अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप, तो मैं बिजनेस भी नहीं करता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, आई टीयर 2 में जाएगा। सैलरी के लिए आई टीयर 1, बाकी इंडिविजुअल के लिए आई टीयर 2। क्लियर। जो बिजनेस करता है, जो बिजनेस करता है, ठीक है, उनके लिए आई टीयर 3 इंडिविजुअल एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर। ओके, प्रोप्राइटरी बिजनेस माने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो उनके लिए आई टीयर 3। क्लियर। आई टीयर 4 अगर प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ठीक है, प्रेजेंटिव इनकम है तो आई टीयर 4 में जाना होगा। प्रेजेंटिव इनकम मतलब कोई भी इनकम मान लेगा, उसके ऊपर तुम टैक्स दे सकते हो। ठीक है, 40% कुछ ऐसा कुछ है। नेक्स्ट आई टीयर 5 में इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी पर्सन फाइलिंग आई टीयर 7, जो लोग आई टीयर 7 फाइल कर रहे हैं, ठीक है, उनको आई टीयर 5 भी फाइल करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट आई टीयर 6, आई टीयर 6 किसके लिए है, कंपनीज के लिए, अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। तो कंपनी के लिए कौन सा है, आई टीयर 6 फाइल करेगा कंपनी। क्लियर। कंपनी क्या फाइल करेगा, आई टीयर 6 फाइल करेगा। ठीक है, आई टीयर 7 मेरे को नहीं चाहिए। आई टीयर 5 किसके लिए चाहिए, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के लिए। इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के लिए क्या है, आई टीयर 5। तो कौन सा आई टीयर किसके लिए, एक बार तुमको पढ़ना होगा कि ये सर आई टीयर इसके लिए। आई टीयर 1 सैलरी वाला के लिए, आई टीयर 2 नॉट करिंग बिजनेस और प्रोफेशन प्रोप्राइटरशिप का, आई टीयर 3 हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस, आई टीयर 4 बिजनेस एंड प्रोफेशन है। ठीक है, उसके बाद आई टीयर 6 कंपनीज के लिए हो गया। कैसे फाइल करोगे रिटर्न, पेपर रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, ट्रांसमिटिंग द डेटा इन रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग वेरिफिकेशन द रिटर्न आई टीयर 5 में भी फाइल कर सकते हो, ट्रांसमिटिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न अंडर द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, इसमें भी फाइल कर सकते हो। जस्ट नाम पढ़ के जाना, ऐसे ऐसे करके तुम रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, कंपनी के केस में रिटर्न कैसे फाइल करना होगा, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होगा, कोई भी कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होगा, फार्म या एलएलपी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होगा। क्लियर। कोई अगर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के केस में या फिर एचयूएफ के केस में वो इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकते हैं, डिटेल साइन करके ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली सीबीएसबी भी ईवीएस में भी ट्रांसफर कर ये कर सकते हैं। अगर उनका ऑडिट होता है तो, अगर फर्म का ऑडिट होता है तो। क्लियर, ठीक करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद इंडिविजुअल है, उसके बाद इंडिविजुअल है, एनी ऑफ द गिवन मोड में कर सकते हो, वेयर द टोटल इनकम एसेसेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैविंग इंडिविजुअल ऑफ एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फंड इज द रिटर्न फ्रॉम आई टीयर 1 फ्रॉम नंबर ये। ठीक है, एनी अदर पर्सन एनी मोड अदर देन पेपर मोड। तो पेपर मोड देने का कोई तुक बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, पेपर मोड में तुम फाइल कर सकते हो। क्या काहे का पेपर मोड, तुम लास्ट में जाके बोलते हो पेपर मोड में नहीं हो सकता है, ऊपर में पेपर मोड दे के रखे हो। नॉर्मली अभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकल सब कुछ होता है, कुछ भी कर लो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिमिट क्या है, कब तक तुमको रिटर्न फाइल करना होगा, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। कब तक तुमको रिटर्न फाइल करना होगा, अच्छे से सुनना। वेयर द एसएससी, वेयर द एसएससी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट फॉर्म नंबर ईजीबी। ठीक है, नाम याद रखना 30 नवंबर। हम लोग के केस में क्या है, इंडिविजुअल के लिए केस के लिए है 31 जुलाई। इंडिविजुअल को पहले देख लो, एनी अदर एसएससी, एनी अदर एसएससी देखो, इन एनी अदर केस 31 जुलाई।
जिसका अकाउंट्स एसईसी का रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट, जिसका अकाउंट्स ऑडिट होगा, ठीक है, जिसका अकाउंट्स ऑडिट होगा उनका 31 अक्टूबर, ठीक है। द एसईसी इन पार्टनर, एसईसी इज द पार्टनर इन द फर्म एंड अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर लॉ, तो 31 अक्टूबर मतलब सपोज मैं पार्टनरशिप फर्म में नहीं हूं तो मेरे लिए क्या है 31 अक्टूबर या 31 जुलाई, 31 जुलाई। बट मैं पार्टनरशिप फर्म में हूं और मेरा पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होने वाला है, तब मेरा क्या हो जाएगा 31 अक्टूबर। अकाउंट्स ऑफ द एसईसी रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट, मतलब कंपनी के केस में जो भी कंपनी है या फिर जो भी इंडिविजुअल जिसका ऑडिट होने वाला है उसका 31 अक्टूबर। तो मतलब क्या याद रखना है 31 अक्टूबर इन केस ऑफ कंपनी एंड फर्म जिन लोग का ऑडिट हो रहा है। क्लियर? इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई, तो अभी जुलाई आने वाले 31, ठीक है, इसको समझ में आएगा अच्छे से। 31 जुलाई का मतलब काम पे काम। हाँ बली का, हाँ हो गया 1 जुलाई अभी तो है, तो 1 जुलाई आज कौन सा दिन है 6 जुलाई, तो 31 जुलाई तक ये होगा। उसके बाद डेडलाइन थोड़ा सा बढ़ाएगा, उसके बाद ये होगा ऑडिट करना होगा उसके बाद, ठीक है। हम लोग अभी कम, हाँ अक्टूबर में फाइल करना है ना, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगर अगर कुछ हुआ तुम फाइल नहीं की हो, P for default furnishing the return of income, where a person required to furnish a return of income, एक पर्सन को रिटर्न फाइल करना था बट फेल्स टू डू सो विद इन द ड्यू डेट, ही शैल पे ऑफ। अगर उसका इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख तो 1000 रुपए दो, अगर उसका इनकम 5 लाख से ऊपर हो गया 5000 रुपए दो, फाइन। मतलब आयुषी रिटर्न फाइल करना था, उसका इनकम 5 लाख से ऊपर हो गया बट रिटर्न फाइल नहीं की, हो गई थी, कितना होगा 5000 का फाइन विद इंटरेस्ट होने वाला है। मुस्कान जी 5 लाख से ऊपर नहीं गया था, 4 लाख 4 लाख 50, तो 1,01,000 रुपए तुम्हारा फाइन, टोटल इनकम अगर 4 लाख हुआ तो। क्लियर? तो अगर तुमको रिटर्न फाइल करना है तो टाइमली फाइल कर दो, नहीं तो फंसोगे। तो यहाँ पे फी क्या होने वाले, वो क्वेश्चन आया था 22 में, उसके बाद 15 में भी क्वेश्चन आया था, वो 12 इसमें भी क्वेश्चन आया था एकदम। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, हाँ रे ये वाला चैप्टर पूरा थियोरिटिकल है, ठीक है। ये वाला चैप्टर पूरा ये वाला चैप्टर से कोई भी सम्स नहीं आने वाला है, सब थियोरिटिकल चीज है। क्लियर? इतना तक हो गया, ये इतना तक समझ में आ गया क्या है? कोई भी कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद व्हेन अ रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी फाइल्ड, कब तुमको रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना होगा। हमको तो पता है कि रिटर्न ऑफ, अगर रिटर्न तुम्हारा इनकम हो तभी जाके रिटर्न फाइल करते हो, अगर लॉस हो तो क्यों रिटर्न फाइल करते? अरे बोल, फॉलोइंग एसएससी नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम और लॉस। कुछ भी हो जाए रिटर्न फाइल करो, कुछ भी हो जाए रिटर्न फाइल करो। कंपनी के केस में, फर्म के केस में, यूनिवर्सिटी कॉलेज इन लोग के केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो एन एसएससी other than the above not compulsory required to furnish return of loss, আবার শুরু করেছিস তোরা। However, the following losses cannot be carried forward if the return of loss is not submitted within the time allowed: business loss, capital loss, loss from activity owing and maintaining resource, and loss from specified business 35 AD। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कंपनी के केस में, फर्म के केस में, यूनिवर्सिटी के केस में रिटर्न फाइल करना क्या है बताओ, बोलो जल्दी से। रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, ओके। बट अगर वो टाइम लिमिट में रिटर्न फाइल नहीं करता है, बाद में करता है बट टाइम लिमिट में रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उसको सेट ऑफ का मौका नहीं मिलने वाला है। जैसे इनकम के साथ लॉस का सेट ऑफ होता है, तो बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव एंड अदरवाइज कैपिटल लॉस नहीं सेट ऑफ कर सकते, लॉस फॉर एक्टिविटी ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स उसका सेटअप नहीं कर सकते, एंड लॉस ऑन स्पेसिफाइड 35 AD उसका भी लॉस तुम लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। लॉस डिक्लेयर्ड इन बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। लॉस अगर बिलेटेड रिटर्न में दिया, लॉस अगर बिलेटेड रिटर्न में फाइल की कर रहा है, बिलेटेड रिटर्न मतलब बाद में,
तो उसके लिए भी कैरी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है. सेट ऑफ लॉस करंट ईयर इज नॉट प्रोहिबिटेड वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम इवन इफ लॉस फाइल आफ्टर ड्यू डेट. ठीक है. डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ लॉस may be contained in certain cases. Unobserved depreciation under section 32 and loss under the income house property can be carried forward even the loss of return is filed after the due date. अगर आफ्टर द ड्यू डेट भी तुम रिटर्न फाइल करते हो, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस हुआ उसका रिटर्न तुम ये कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेंशन एनी टू लॉसेस which can be carried forward of or non-submission of loss of return. ठीक है. 5 नंबर पकड़ के चलो. ठीक है. लॉस ऑफ रिटर्न. इसके बाद बिलेटेड रिटर्न थ्योरी है. बिलेटेड रिटर्न मतलब बिलेटेड हैप्पी बिलेटेड बर्थडे मतलब समझ में आ रहा है, बाद में ये कर रिटर्न फाइल कर रहे हैं. इफ एन एसएससी फेल्स टू फाइल रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट अलाउड, टाइम लिमिट जितना अलाउड किया है उतना तक फाइल नहीं करता है, और विद इन द टाइम अलाउड अंडर अ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142(1) ही कैन फाइल ए बिलेटेड रिटर्न. मतलब टाइम लिमिट दिया है, उस टाइम तक तुम फाइल नहीं करते हो तो मतलब 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर तक या फिर कुछ टाइम बढ़ा है उस तक फाइल नहीं करते हो, उनको क्या करना होगा, बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा. एसएससी में फाइल सच रिटर्न ऑन or before 31st December in the relevant assessment year before the completion of assessment whichever is earlier. कब तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न ऑन और बिफोर 31st December या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट कभी भी तुम रिटर्न फाइल कर सकते हो. ठीक है. उसके साथ तुमको क्या देना होगा, ही विल बी लायबल टू पे 234F एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 234A. पेनल्टी पेमेंट करना होगा, penal interest and liable to pay fees 234F. that means क्या हुआ, 31 जुलाई तक फाइल नहीं किए हो, 31 अक्टूबर तक फाइल नहीं किए हो, 31 दिसंबर तक फाइल कर देना. 31 दिसंबर तक फाइल नहीं कर पा रहे हो तो असेसमेंट होने से पहले फाइल कर देना. ठीक है. अगर फाइल नहीं कर ये फाइल उस टाइम तक फाइल करते हो तो उसको बोला जाएगा बिलेटेड रिटर्न. मतलब ड्यू डेट के बाद अगर तुम रिटर्न फाइल करते हो उसको क्या बोला जाता है, बिलेटेड रिटर्न. तुमको जिस दिन हैप्पी बर्थडे उस दिन हैप्पी बर्थडे नहीं बोल के नेक्स्ट दिन बोल रहे हैं, मतलब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. क्लियर. उसके बाद तुम्हारा बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर देगा गवर्नमेंट. उसके बाद तुम क्या लोगे, उससे फाइन लोगे, 234F का फाइन 5,000 या फिर 1,000, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी एकदम. बिलेटेड रिटर्न का इतना फाइन. ठीक है. तुम एक बार ट्राई करके देखो. बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम का देखो कितना बार आया हुआ है. ठीक है. ओके. उसके बाद तुम रिटर्न किए हो, तुम रिटर्न भरे हो बट पसंद नहीं है रिटर्न. If an SEC discovered any omission or wrong statement, मतलब तुम रिटर्न फाइल कर चुके हो, फाइल करने के बाद तुमको क्या ये देख रहे हो कि रॉन्ग स्टेटमेंट फाइल किया, तो रिटर्न फाइल ही कैन बी रिवाइज अंडर द सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 अंडर रिवाइज रिटर्न. मतलब गलत रिटर्न को कैसे रिवाइज कर सकते हो, 139(5) में रिवाइज कर सकते हो. एसएससी में फाइल रिवाइज रिटर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, जैसे था. ठीक है. ऑन अ रिवाइज रिटर्न इज फाइल इट रिप्लेस द ओरिजिनल रिटर्न. ये क्या करता है, ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस कर देते हैं. देयर इज नो नीड टू सीक परमिशन ऑफ द फाइल रिवाइज रिटर्न. कोई भी परमिशन नहीं लेना होता है. रिवाइज रिटर्न कैन फाइल अगेन बी रिवाइज. जो रिवाइज रिटर्न फाइल किया उसका भी रिवाइज हो सकता है. बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज. लॉस रिटर्न कैन बी रिवाइज. इसके लिए फाइन लगता है, नहीं फाइन लगता है, नहीं फाइन लगता है इसके लिए. क्लियर. तो बिलेटेड रिटर्न के लिए फाइन लगता है बट रिवाइज रिटर्न के लिए फाइन नहीं लगता है. ठीक है. दिमाग लगाओ, 31 जुलाई तक कुछ भी फाइल कर दो, उसके बाद तुम कभी भी रिवाइज कर सकते हो उसको. 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक तुम जैसे फाइल कर दिए,
उसके बाद तुम उसको रिवाइज कर दोगे, रिवाइज का भी रिवाइज करोगे। क्लियर? बट अगर फाइल नहीं किया 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर तक, क्या होने वाला है? पहले तो 234F का फाइन दो, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट दो। वहां पे भी अगर गलती हुआ उसके लिए फाइन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि रिवाइज कर रहे हो उसको ना। अगर किसी ने वो अक्टूबर तक कर दिया और कुछ मिस्टेक हो गया, रिवाइज कर सकते एकदम ना, कोई भी फाइन नहीं है। ठीक है। डिफेक्टिव रिटर्न, आयुष जैसा। A return of income is said to be defective where all annexures, statement and columns in the return of income have not been duly filed. कुछ भी फाइल वगैरह नहीं किया है। द असेसिंग ऑफिसर, ये मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर, हैज द पावर्स टू कॉल अपन एसएससी रेक्टिफाई द डिफेक्टिव रिटर्न। उसको बुलाएगा और बोलेगा रेक्टिफाई करो। वेयर द असेसिंग ऑफिसर consider that return of income furnished by the taxpayer is defective, he may intimate the defective taxpayer, give him opportunity to rectify the defects. उसको बुला के रेक्टिफाई करवा सकते हैं। उसके पास तुम्हारा 30 दिन, अगर पहले 15 दिन था अभी 30 दिन हो गया। ठीक है। द एसएससी मस्ट रेक्टिफाई द एरर विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। द डेट ऑफ इंटीमेशन, इंटीमेशन से, ठीक है, डेट ऑफ इंटीमेशन से लेके वो 30 डेज काउंट डाउन होगा, और विद इन द सच इंटेंडेड टाइम अलाउड बाय असेसिंग ऑफिसर made to him where assessee taxpayer rectify the defective expiry of 30 days extended period before assessment completed, AO can condemn such delay। ठीक है, ये हुआ डिफेक्टिव रिटर्न का तुम्हारा नोट्स। चलो इलस्ट्रेशन 3 में आ जाना। मिस्टर रहमान, ठीक है, ए मिस्टर रहमान, रहमान डकैत, ठीक है, कौन सा ड्यू डेट होगा वो बोलने बोला। 2015 ऑनर्स में आया हुआ था साम, ठीक है, 2016 में ऑनर्स में आया साम आया था, 15 ऑनर्स में आया हुआ था, 16 ऑनर्स में आया हुआ था। ठीक है। ठीक है, ये हम लोग सेल्फ असेसमेंट के टाइम में पढ़ेंगे ना। तो इसमें सम से की थ्योरी है? ये सम ड्यू रहेगा, याद करवाना मेरे को। कौन सा? 5 तो ये वाला चैप्टर सम्स है ना थ्योरी? सम्स है, देखो तो। ठीक है, ये वाला सम हम लोग कर लेंगे 2021 जनरल, जो नेक्स्ट क्लास का 2020 जनरल, 22 ऑनर्स। ये वो चैप्टर जब होगा। ठीक है, अभी एक एक करके सम्स करते हैं। ठीक है, चलो बोलना है बेटा, बोलना है, इतना जो पढ़ा है तुमको बोलना है एक बार, बस खत्म। चलो मिस्टर रहमान, मिस्टर रहमान डकैत, मिस्टर रहमान डकैत सैलरीड एम्प्लॉई है, सैलरीड एम्प्लॉई है ऑफ कैलकाटा बेस्ड कंपनी हैविंग टोटल टैक्सेबल इनकम 4 लाख, 4 लाख है उनका इनकम, 2,50,000 से इनकम बढ़ गया मतलब उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फॉर द प्रीवियस ईयर हुज ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर 2025, उसको कब तक रिटर्न फाइल कर देना होगा। राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर प्रोविजन ऑफ 139(1)। कब रिटर्न फाइल करना होगा? 31 जुलाई बेटा। नेक्स्ट वन मिस्टर राघव, अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ टाटा मोटर्स। ठीक है, एक टाटा मोटर्स का एम्प्लॉय ये है, टैक्सेबल इनकम 8 लाख ऑफ द प्रीवियस ईयर 2024-25 ही एंड फेल्स टू फाइल द टैक्स रिटर्न। रिटर्न फाइल करना ही भूल गया, रिटर्न फाइल करना ही भूल गया। ही वांट्स टू फाइल बिलेटेड रिटर्न, वो बोल रहे कि बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है, तो टाइम लिमिट ऑफ बिलेटेड रिटर्न विद इन 31 मार्च 2026। तो क्या होने वाला है? 31 तुम दिसंबर में भी कर सकते हो, 31 मार्च में भी कर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न तुम 31 मार्च तक तुम फाइल कर सकते हो। ड्यू डेट क्या है? 31 मार्च, उसके बाद नहीं कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर आनंद, अ बिजनेसमैन, फाइल बिलेटेड रिटर्न, वो बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है। ही वांट्स टू सबमिट रिवाइज रिटर्न, रिवाइज कर सकते हो उसको, एकदम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर एबीसी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म तब कब होने वाला है? 31 जुलाई या 31 अक्टूबर? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक है। ठीक है,
उसके बाद मिस्टर अंकिता पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म हो या फिर पार्टनर हो, उनके लिए भी क्या है 31 अक्टूबर। क्लियर, ये यहाँ पे नीचे आंसर दिया हुआ है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, स्टेट द whether the following person have to mandatorily furnish their return of income, yes or no। फाइल करना है कि नहीं करना है। 3 लाख सॉरी 3,50,000 हुआ है, 3,50,000 हुआ है एंड 2 लाख तक डिडक्शन मिल गया, कितना होता है 3,50,000 ग्रॉस टोटल इनकम 3,50,000, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन 2 लाख, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन 2 लाख, ठीक है, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन 2 लाख करना होगा बिकॉज ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड कर जा रहा है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को, तो फाइल करना होगा, डिडक्शन नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम। पार्टनरशिप फर्म हो, कुछ भी हो जाए, पार्टनरशिप फर्म को तो करना ही पड़ेगा। ओके 62 ईयर्स का एज है, 62 ईयर्स का एज है, ग्रॉस टोटल इनकम 2,80,000 हुआ है, रिटर्न फाइल करना होगा, नहीं करना होगा, नो। रेनबो रजिस्टर्ड कंपनी है, कुछ भी कर लो, रिटर्न फाइल करना होगा, यस। उसके बाद 50,000, अरे टोटल इनकम 2,40,000 है, रिटर्न फाइल करना होगा। एडजस्टमेंट अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है नंबर 5 में। एसएससी इज नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फर्निश द लॉस, हाउएवर बिजनेस लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट सबमिटेड विद इन द सेम। क्लियर, सेल्फ असेसमेंट हम लोग नहीं करने वाला अभी। ठीक है, 6 नंबर सम, कौन सा फॉर्म होने वाला है, इन विच फॉर्म रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, कौन है, सैलरी करता है, सैलरी आईटीआर 1 फाइल करना होगा। कब तक फाइल करना होगा, ड्यू डेट कब तक है 31 जुलाई, ठीक है। इफ इज इनकम 6 लाख एंड ही कैन नॉट फाइल हिज रिटर्न, 5 लाख से ऊपर हो गया, ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया है और 5 लाख से ऊपर हो गया, 5,000 का लेट फाइन, 234 इफ का। क्लियर, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, सनी जी, प्रॉफिट हुआ है 8 लाख बिजनेस का, तो कब तक रिटर्न फाइल करना है, बिजनेस है, ऑडिट करना पड़ेगा 31 अक्टूबर, कौन सा रिटर्न में, आईटीआर 3 में फाइल करना होगा, ठीक है, आईटीआर 3 में उसको रिटर्न फाइल करना होगा। नेक्स्ट, हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न, टोटल 65 लाख हुआ, सैलरी एंड एफडी मिला के, तो कौन सा आईटीआर करना होगा, नॉर्मल पर्सन है, आईटीआर 2, सैलरी नहीं है, तो फ्रॉम सैलरी, टोटल इनकम 65 लाख फ्रॉम सैलरी, बैंक एफडी 2 हाउस प्रॉपर्टीज स्टेट रीजन आईटीआर फ्रॉम द मिस्टर हसन। क्या क्या है वहां पे, आईटीआर 1 में क्या क्या है, सैलरी है, हाँ, अप टू 1.25 लाख, अदर देन लॉन्ग, टोटल इनकम अप टू 50 लाख, ठीक है, टोटल इनकम अप टू 50 लाख यू कैन फाइल रिटर्न ऑन आईटीआर 1। अगर नहीं हुआ तो तुमको क्या करना होगा, आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है, आईटीआर 3 और 4 में फाइल करना होगा उस टाइम में। बात सुनो मेरा, ठीक है, मिस्टर हसन टू रिक्वायर्ड फर्निश रिटर्न आईटीआर इन आईटीआर 2 इन द फॉलोइंग रीजंस, बिकॉज आईटीआर 1 टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर हो गया, ही हैज मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, इसीलिए आईटीआर 1 में वो फाइल नहीं कर सकते हैं। आईटीआर 3 आईटीआर 4 में भी फाइल नहीं कर सकते बिकॉज हिज टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन, तो इसलिए उसको क्या फाइल करना होगा, आईटीआर 2 में फाइल करना होगा। इंपॉर्टेंट है सम। डन फॉर द डे, डन।